हेलो, डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं एचएसपी के बारे में। तो एचएसपी क्या होती है? ये एक हेरेडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया की कंडीशन होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि सर प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाती है, मांसपेशियों के अंदर वीकनेस हो जाती है और स्टिफनेस मतलब क्या है कि अचानक जकड़न सा महसूस होने लग जाता है। तो ये कंडीशन क्या है कि लेग्स मतलब पैरों में होती है और पैरों की मांसपेशियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें फैमिलियल स्पास्टिक पैराप्लेजिया भी बोलते हैं क्या कि ये जेनेटिक रीज़न से होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैलती है। तो इसमें क्या है कि इसके बारे में जानते हैं, इसके टाइप्स और ये क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और पेशेंट को क्या-क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती है इस बीमारी के दौरान। तो आइए जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सिम्पटम्स की बात करें इसमें तो प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है, वो स्टिफनेस होती है पैरों के अंदर, जकड़न टाइप महसूस होना और इसमें क्या है कि चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है और बार-बार गिरने की कंडीशन तक नौबत आ जाती है, क्योंकि पैरों पर स्टेबल नहीं हो पाता है पेशेंट। गेट डिस्टर्बेंसेस की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि एब नॉर्मल गेट पैटर्न मतलब एक पैर लड़खड़ा के चलता है इसमें, तो इसको स्पास्टिक गेट की कंडीशन बोलते हैं, सीजर गेट बोलते हैं इसको। और थर्ड थिंग इसमें देखा जाए तो यूरिनरी सिम्पटम्स भी आते हैं, क्योंकि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी रहती है अर्जेंसी और इनकंटीन्यूअस मतलब बार-बार जल्दी-जल्दी यूरिन आता है, कभी-कभी रुक-रुक के यूरिन आता है, तो ये सिम्पटम्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखें तो इसमें क्या होता है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मेमोरी लॉस होना, भूलने की समस्याएँ होना और कंसंट्रेशन करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एचएसपी के टाइप के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि प्रोग्रेसिव स्पास्टिसिटी होती है, वीकनेस होती है पैरों के अंदर, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स रहते हैं, है ना? तो इसमें क्या है कि फर्स्ट कंडीशन रहती है वो विदाउट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रहती है, इसमें प्योर एचएसपी बोलते हैं और कॉम्प्लिकेटेड एचएसपी बोलते हैं, उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स भी आते हैं स्पास्टिसिटी और वीकनेस के साथ में। तो एडिशनल न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सिम्पटम आता है इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेमोरी लॉस होना, भूलने, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, बार-बार मतलब फियरफुल सिचुएशन फेस करना, तो ये कंडीशन बनती है। उसके बाद में पेशेंट को मिर्गी के दौरे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या है कि चलने में दिक्कत आती है, एक पैर लड़खड़ा के चलता है, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, बोलने में दिक्कत आती है और खाना निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मांसपेशियाँ अफेक्टेड रहती है वहाँ की। काजेस एंड जेनेटिक्स की बात करें इसमें तो सबसे पहले केस रहता है इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का रहता है। तो इसमें ऐसा होता है कि सिंगल कॉपी रहती है म्यूटेटेड जीन की, जो ये का कंडीशन को काज़ करती है। और सेकंड थिंग रहती है इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिट की कंडीशन रहती है। तो इसमें ऐसा होता है कि 2 कॉपीज़ जीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है म्यूटेटेड जीन को अफेक्टेड होने के लिए। तो एक पेरेंट के अंदर ये कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट बिल्कुल सही है तो उसमें ये प्रॉब्लम जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होगी और एक पेरेंट को मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उनको अगर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिट में एचएसपी की कंडीशन है, तो ये चांसेस मतलब ये कंडीशन होने के चांसेस 100% श्योरिटी के साथ होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस क्या-क्या हो सकते हैं इसमें उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पास्टिक जीन की वजह से प्रॉब्लम होती है, एटीएल1 की वजह से प्रॉब्लम होती है, एटलास्टिक जीन बोलते हैं इसको, एसबीजी11 स्पास्टिसिन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है और एसपीजी7 पैराप्लेगिन जो जीन रहता है उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी जेनेटिक म्यूटेशंस ये कंडीशन काज़ कर सकता है। इस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल एवोल्यूशन किया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग से जीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसमें एचएसपी रिलेटेड जीन्स रहते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है पेशेंट कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, तो इसमें सीटी करवाई जाती है, एमआरआई स्कैन्स नेसेसरी रहता है। ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो फिजिकल थेरेपी दी जाती है पेशेंट को मसल स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जाते हैं तो असिस्ट डेली एक्टिविटीज एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस, मतलब यह है कि चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम रहती है, डेली की जो एक्टिविटी होती है वो करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। मेडिकेशन दी जाती है इसमें स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए। इसमें असिस्टिव डिवाइस भी यूज़ होते हैं, जैसे कैन्स हो गया, वॉकर्स हो गया, व्हील चेयर्स हो गई, तो ये मोबाइलिटी को ऐड करती हैं और बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। बहुत रेयर केसेस में होती है सर्जरी, बाकी सर्जरी भी नेसेस होती है, क्योंकि क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है कि कंप्रेशन ऑन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबलाइज करने के लिए सर्जरी नेसेसरी रहती है। स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी बहुत कम केसेस में रिक्वायरमेंट पड़ती है, बाकी पेशेंट को बिल्कुल इमोबाइल हो जाते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, बेड असिस्टेड हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है। थैंक यू।